हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स की रिकवरी। देखो, कर चुकाने की अवधि। करदाता को एक नोटिस दिया जाएगा असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, और नोटिस में क्या होगा, उसके जो नोटिस दिया गया है उसमें मांग की जाएगी करदाता से कि 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस में जो राशि लिखी हुई है वो उसको चुका दे। मतलब कि टैक्स का पैसा लेने के लिए असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसके करदाता को एक नोटिस सेंड करेगा। वो रिकवरी कर रहा है टैक्स की, तो उसको पहले एक नोटिस सेंड करेगा। अगर कर निर्धारण अधिकारी के पास यह कारण है, पर्याप्त कारण है कि 30 दिन की अवधि देने से जो सरकारी राजस्व है उसको हानि हो सकती है, मतलब जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसको कोई ना कोई ऐसी हानि हो सकती, लॉस हो सकता है, तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो 30 दिन से कम टाइम में भी ऐसी डिमांड करदाता से कर सकता है ऐसा पैसा देने की। अगर ऐसी जो डिमांड की गई है करदाता को, और करदाता उसके अगेंस्ट क्या करता है, अपील करता है। अगर अपील दायर करेगा, जब तक उस अपील का निपटारा नहीं हो जाता, तो जो मांग का जो अंतिम अपील जो की गई है उसका जब तक निपटारा नहीं होता, तो मांग किए जाने तक वो जो है वो क्या मानी जाएगी, वो मान्य रहेगा। जो डिमांड असेसिंग ऑफिसर ने की है वो तब तक क्या मानी जाएगी, मान्य मानी जाएगी। ब्याज का भुगतान। अगर नोटिस में लिखी हुई जो रकम है नोटिस में दी हुई अवधि में अगर नहीं चुकाई जाती तो करदाता को क्या देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा। कि टाइम पीरियड के अंदर उसने नहीं दी, 1 महीने बाद दी, 15 दिन, 10 दिन, जितना भी वो लेट करेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज की रेट रहेगी 1% पर मंथ है, सिंपल इंटरेस्ट उसे लगेगा ब्याज। यहाँ पे अगर करदाता है क्या करता है कि प्रार्थना करता है असेसिंग ऑफिसर से कि मेरा टाइम थोड़ा बढ़ा दिया जाए, 30 दिन के अंदर नहीं, मेरे को थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, तो ऐसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन जितना भी टाइम पीरियड बढ़ाया जाएगा, नॉर्मली जो नोटिस में टाइम पीरियड दिया हुआ था इसके बाद अगर टाइम पीरियड बढ़ाया जाता है, जैसे पहले 30 दिन का दिया था, 30 के बाद उसको 50 दिन दे दिए, तो 20 दिन जो एक्स्ट्रा दिए हैं उन 20 दिनों का ब्याज भी करदाता से लिया जाएगा। यदि अपील में जो मांग की राशि है वो कम कर दी जाए, जैसे यहाँ पे उसने अपील की थी, जब अपील का डिसीजन आया तो यहाँ पे जो डिमांड है टैक्स की वो कम होगी, तो जो ब्याज की राशि है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना अधिक ब्याज दिया है, अगर उसने ब्याज दिया है तो वो क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। भविष्य में अगर मांग की राशि बढ़ जाती है, अपील का डिसीजन आने के बाद अगर जो टैक्स की डिमांड है वो बढ़ गई है, तो बढ़ने के कारण जो है ब्याज की राशि भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद इसके अंदर जो पॉइंट करना है, ब्याज की माफ़ी। जो प्रधान कमिश्नर है, मुख्य कमिश्नर है या कमिश्नर है, करदाता के प्रार्थना पत्र देने पर अगर सेटिस्फाई हो जाए तो उसका ब्याज को कम भी कर सकते हैं, माफ़ भी कर सकते हैं। क्या क्या कि ऐसी राशि का भुगतान करने में वास्तव में ही करदाता को कोई कठिनाई हुई है, भुगतान में जो चूक उसने की है कि टाइम के अंदर भुगतान उसने नहीं किया 30 दिन के अंदर अंदर, सर्कमस्टांसिस ऐसे थे, परिस्थितियाँ ऐसी थी जो करदाता के वश में नहीं थी, उसके कंट्रोल से बाहर थी। अगर कर निर्धारण के संबंध में कोई पूछताछ की जाती है राशि वसूली करने में, अगर करदाता सहयोग करता है तो उसकी जो ब्याज को है वो माफ़ किया जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है। करदाता से प्रार्थना पत्र मिलने पर करदाता को एक अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाएगा जब वो प्रार्थना पत्र लगेगा, या तो सारा या आंशिक रूप से उसका ब्याज को माफ़ कर सकते हैं। जो ऑफिसर्स हैं, जो कमिश्नर है, मुख्य कमिश्नर है, वह चीफ कमिश्नर है या कमिश्नर है, उसके जिसके भी पास जो करदाता है वो एप्लीकेशन लगाएगा। इसके बाद है चूक में करदाता या कर में चूक करने पर पेनल्टी। अगर करदाता क्या करता है, जो टाइम पीरियड दिया हुआ है उस टाइम पीरियड के अंदर उसके द्वारा जो मांगी गई रकम है उसको नहीं चुकाता, तो उसको क्या कर लगेगी, पेनल्टी लगेगी। वो क्या माना जाएगा, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, चूक में करदाता माना जाएगा, और उसको जो उसके आदेश के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अनुसार ऐसे व्यक्ति को फिर क्या देनी पड़ेगी, जो पेनल्टी है वो उसको लगेगी, अर्थदंड चुकाना पड़ेगा। इससे नेक्स्ट है अर्थदंड के संबंध में जो प्रावधान है क्या क्या है। चूक होने पर जो है अर्थदंड लगाया जा सकता है। लगातार अगर वो गलती करता है तो इस राशि को समय समय पर क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अगर कर निर्धारण अधिकारी है जो चूक के कारणों का उचित या पर्याप्त समझता है तो वो अर्थदंड
नहीं लगाएगा। इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है मोड ऑफ रिकवरी, कि अगर पैसा किस किस तरीके से, अगर कोई व्यक्ति है जो टैक्स का पैसा नहीं पे करता तो किस किस तरीके से उस व्यक्ति से जो टैक्स का पैसा है वो रिकवर किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके रहेंगे यहाँ पे? कर हो सकता है, ब्याज हो सकता है, कोई जुर्माना अगर उसके ऊपर लगाया है, अन्य कोई रकम है जो इस अधिनियम के अंतर्गत देय है तो किन किन विधियों से वो वसूली जा सकती है। सबसे पहले है टैक्स रिकवरी ऑफिसर द्वारा वसूली। वो किस तरीके से जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है, करदाता अगर जो कर चुकाने में कोई गलती करता है तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा, अपने हस्ताक्षर के अंतर्गत बकाया राशि का जो विवरण है तैयार करेगा और उसमें से कोई एक या एक से अधिक विधियों से क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट कार्यवाही कर सकता है। जैसे कि करदाता की चल या अचल संपत्ति है उसको बेच दिया जा सकता है, करदाता को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जा सकता है, करदाता की चल या अचल संपत्तियों के लिए कोई ऑफिशियल रिजर्व हाउस को नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद है सैलरी को करना। अगर करदाता कहीं पे नौकरी करता है वहाँ पे उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो जो असेसिंग ऑफिसर है, जो रिकवरी ऑफिसर है, टैक्स रिकवरी ऑफिसर है, वो क्या कर सकता है, जो नियोक्ता उस कर्मचारी का, उसको यहाँ पे नोटिस देगा कि वेतन में से राशि काट ले और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कोस्ट है, ट्रेजरी है, उसमें जमा करवा दे। देनदारों से वसूली। अगर कर निर्धारण अधिकारी या रिकवरी जो ऑफिसर है ऐसे व्यक्तियों को नोटिस दे सकते हैं जिससे उनको पता है कि करदाता को इनसे पैसे लेने हैं, मतलब वो क्या है, करदाता को पैसे लेने हैं अगर उनसे, तो वो पैसे को सीधा कौन ले लेंगे, रिकवरी ऑफिसर उनसे वसूल कर लेंगे। इसके बाद न्यायालय से, अगर किसी न्यायालय के पास करदाता को भुगतान होने वाली कोई राशि जमा है तो निर्धारण अधिकारी या टैक्स रिकवरी ऑफिसर न्यायालय में क्या दे सकते हैं, प्रार्थना पत्र ऐसा दे सकते हैं कि करदाता का जो शेष अभी बचा हुआ वो राशि क्या की जाए, गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट या उनके पास जमा करवा दी जाए। चल संपत्ति को बेचकर प्रधान मुख्य कमिश्नर या प्रधान कमिश्नर द्वारा अधिकृत हो जाने पर पहले अथॉरिटी लेनी पड़ेगी कमिश्नर के द्वारा। इसके बाद असेसिंग ऑफिसर या टैक्स रिकवरी ऑफिसर है वो करदाता की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको भी सेल करके ऐसा पैसा वसूल कर सकते हैं। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा वसूल। किसी क्षेत्र में कर की वसूली का जो कार्य राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे सकती है कि किस किस तरीके से और इन व्यक्तियों से ये पैसा वसूल करना, तो राज्य सरकार ऐसा वसूल करेगी। विदेशों से समझौते के अंतर्गत कर वसूली। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तथा विदेशों की सरकार के बीच में अगर कोई ऐसा समझौता है कि भारतीय आय कर अधिनियम या उस देश के जो आयकर से संबंधित अधिनियम है तो उनके ऊपर क्या हो सकता है, जो रिकवरी के जो समझौते होंगे उनके ऊपर द्विपक्षीय समझौता हो गया है, तो भारत में निवासी करदाता का अगर कोई कर बकाया है और उस करदाता की देश में कोई ऐसी संपत्ति हो जो टैक्स रिकवरी अधिकारी है सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस को क्या करेगा, ऐसी प्रार्थना पत्र देगा, वो प्रमाण पत्र देगा इसका कि उसके पास ऐसी क्या है, ऐसी कोई संपत्ति है तो, या दूसरे देश से कोई उसका पैसा रिकवर होना है तो ऐसे एग्रीमेंट के थ्रू वहाँ से भी पैसा रिकवर किया जा सकता है। अगर उस व्यक्ति को दंड कोई लगा है, पेनल्टी लगी, जुर्माना लगा या अन्य कोई राशि वसूल करनी है, तो ये जो ऊपर मैंने अभी पॉइंट्स करवाए हैं, इतने सारे तरीके हैं जिनसे टैक्स रिकवर किया जा सकता है। तो ये पैसा भी है जो पेनल्टी का पैसा, वो भी पैसा पेनल्टी का है, कोई जुर्माना उसके ऊपर लगा या अन्य कोई ऐसी राशि है, वो भी इन तरीक़ों से वसूली की जा सकती है। इसके बाद है जो लास्ट है मुकदमा चलाकर वसूली। यदि सरकारी ऋण की वसूली करने का कोई अन्य अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चला के भी कोई ऐसा प्रावधान है तो जो सरकार है वो करदाता से क्या कर सकती है, जो पैसा है वो रिकवर कर सकती है। तो ये जो पॉइंट्स है ये मेथड थे कि किस किस तरीके से पैसा का जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है वो किसी एसएससी के टैक्स को रिकवर कर सकता है।